ठीक है, ऊष्मा को कोई क्या होता है, बेसिकली क्या होता है हीट, कोई बताओ हाथ खड़ा करके एक आदमी। टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंसेस। टेम्परेचर एक्चुअली अलग हो गया, वो ताप हो गया। हीट क्या हो गया कि जिस टेम्परेचर डिफरेंस जिसके कारण कि फ्लो का डायरेक्शन डिफाइन होता है, मतलब कि तापांतर जिसके कारण दो वस्तु के बीच तापांतर मींस टेम्परेचर डिफरेंस जिसके कारण कहां से कहां बहेगा इसका डायरेक्शन डिफाइन होता है, इसी को हम लोग ऊष्मा बोलते हैं। ये एक प्रकार का ऊर्जा यानी कि एनर्जी है। फिर जो ताप है वो क्या हुआ तुम्हारा, वो हुआ तुम्हारा ऊष्मीय अवस्था हुआ, जो टेम्परेचर बोल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़े थे तापमान, जिसमें कि हम लोग दो तीन ये पढ़े थे, हम लोग तीन टाइप ऑफ ये पढ़े थे जिससे नापे है, तीन स्केल पढ़े थे। ठीक है, तापमान का तीन स्केल पढ़े थे। सबसे पहला स्केल कौन सा पढ़े थे, यानी कि तापमान का तीन पैमाना पढ़े थे जिससे हम लोग नापते हैं। तो पहला स्केल कौन सा पढ़े थे, सेल्सियस स्केल, जिसमें कि क्या बोलते हैं, सेल्सियस स्केल कैसे डिफाइन होता है, 0 डिग्री सी पे मेरा फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में 0 डिग्री सी पे हम लोग गलनांक बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और 100 डिग्री सी पे क्या बोलते हैं, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा स्केल जिसमें 0 डिग्री सी पे मेल्टिंग पॉइंट हो और 100 डिग्री सी पे बॉइलिंग पॉइंट हो, मतलब 0 डिग्री सी पे गलनांक हो और 100 डिग्री सी पे क्वथनांक हो, ऐसे स्केल को हम लोग क्या स्केल बोलेंगे, डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस पैमाना या सेल्सियस स्केल। नेक्स्ट हम लोग पढ़े कौन सा, केल्विन स्केल। सिंपली क्या होगा इसमें, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा 273 और तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक क्या होगा 373। ऐसा स्केल जिसपे 273 और 373 हो उसको हम लोग केल्विन स्केल बोलते हैं। क्लियरली यहां पे हम लोग पता चल रहा है कि अगर हम सेल्सियस पैमाना से केल्विन पैमाना में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना प्लस या माइनस करना पड़ेगा, सेल्सियस से अगर इसमें कर रहे हैं केल्विन में कर रहे हैं तो कितना करना पड़ेगा, 273 जोड़ना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा फ़ारेनहाइट पैमाना, जिसमें कि तुम्हारा गलनांक क्या था 32 यानी कि 30। पीछे भी बताओ ना, पीछे तुम लोग नहीं थे लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में थे ना तुम लोग। ठीक है, तो गलनांक क्या होगा फ़ारेनहाइट स्केल में, पीछे से बताओ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि तुम्हारा क्वथनांक क्या होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों का कन्वर्जन देखे थे हम लोग, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर था। इस पे एक न्यूमेरिकल बहुत सारा आता है, ये बेसिक न्यूमेरिकल आता है, दे देगा तुमको डिग्री सी में दे देगा और बोलेगा डिग्री एफ में निकालना है। इस पे हम लोग कुछ एक दो न्यूमेरिकल करवाए थे। एक न्यूमेरिकल हमको याद पड़ता है ये भी करवाए थे कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे कि डिग्री सी और डिग्री एफ दोनों बराबर होता है, -40। -40 क्या, डिग्री सी की डिग्री एफ, दोनों, क्योंकि दोनों बराबर है, डिग्री सी बोले या डिग्री एफ बोले। सिंपल है ये, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 में किसी एक को रिप्लेस कर दो दूसरे से, मतलब या तो C को F लिख दो या F को C लिख दो और उससे जो सॉल्व होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप का कन्वर्जन वाला बहुत आता है। कई बार क्या करता है ना कि तुमको केल्विन में दे देगा कि 280 केल्विन है तुम्हारा और उसको फ़ारेनहाइट में निकालो। तो कैसे निकालोगे, पहले पीछे से बताओ तो कोई, अगर मान लो केल्विन में दिया हुआ है 280, मुजवानी बताओ 280 केल्विन दे दिया है मान लो टेम्परेचर, और बोल रहा है ये तापमान जो है तुम्हारा फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो क्या करोगे, पहले क्या करोगे, उसको सेल्सियस में उसको कन्वर्ट करोगे, मतलब 280 में माइनस कितना कर दोगे, 273 माइनस कर दोगे, तो सेल्सियस स्केल पे कितना बन जाएगा, वो 7 डिग्री सी बन जाएगा। 60 डिग्री सी को अब एफ में कैसे कन्वर्ट करोगे, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 फॉर्मूला दे दोगे, यहां पे C का वैल्यू 60 पुट कर दोगे, जो भी F का वैल्यू होगा वही मेरा आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा ताप परिवर्तन के प्रभाव। इसमें सबसे पहले हम लोग देखें गलन यानी कि मेल्टिंग। मेल्टिंग सिंपल है कि अपना स्टेट जो है वो सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था से लिक्विड स्टेट में जो बदलता है उसको गलन बोलते हैं। ठीक है, और गलनांक किसी भी वस्तु का क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे
जब वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाए। यही पढ़े थे ना हम लोग कि वायुमंडलीय दबाव पे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था पे जिस टेम्परेचर जिस तापमान पे जाए वही तापमान उसका गलनांक होगा। जैसे कि बर्फ का गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री सी होता है। उसके अलावा एक दो और एग्जांपल पढ़े थे जिसमें हम लोग पढ़े थे, आई थिंक मोम का पढ़े थे। मोम का गलनांक कितना होता है, 63 डिग्री सी। लोहे का पढ़े थे 1535 और आई थिंक सबसे ज्यादा किसका होता है, ये भी लिखवाए थे, टंगस्टन का होता है। ठीक है, वो कितना लिखवाए थे हम, 3420 और 3417 3420। इसमें कुछ वो था कि कोई 17 बोला था, कोई 20 बोला था, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा क्वथन पढ़े थे। क्वथन मीन्स क्या हुआ, बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब क्या हुआ कि कौन से अवस्था से किस में जा रहा है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था, यानी कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहा है। इसको हम लोग बॉइलिंग यानी कि क्वथन बोल रहे थे। सिमिलरली जैसे मेल्टिंग पॉइंट था, जैसे गलनांक था, वैसे ही क्वथनांक है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है। तो ऐसा टेम्परेचर, ऐसा तापमान किसमें, वायुमंडलीय दबाव पे, मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऐसा तापमान जिसपे कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग उसका गलनांक यानी सॉरी क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसी हम लोग को पता है कि पानी का कितना होता है क्वथनांक, 100 डिग्री सेल्सियस। उस ये सारा रिवीजन हो रहा है, दो चार शक्ल देख के लग रहा है कि ये क्या चल रहा है। अगर तुम लोग लास्ट क्लास में नहीं आए होगे तो फिर हम पूरा क्लास नहीं पढ़ा सकते हैं, तो ये रिवीजन करवा रहे हैं। ये सारा चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। ठीक है, तो 100 डिग्री सी हो गया तुम्हारा पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। इसका कितना होता है, अल्कोहल का कितना होता है, 78 डिग्री सी होता है। ठीक है, उसके अलावा और किसका पढ़े थे, पारा का पढ़े थे यानी मर्क्यूरी का 357 डिग्री सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे संघनन या द्रवन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंडेंसेशन बोल रहे थे। कंडेंसेशन सिंपली क्या है कि उल्टा गैसियस अवस्था से लिक्विड अवस्था में जाने को, यानी कि गैस से द्रव में जाने को, या द्रव को नहीं, सिर्फ गैस से द्रव को जाने को हम लोग क्या बोले थे, कंडेंसेशन या संघनन या द्रवन। ठीक है, उसी का जैसे इसमें ये किसका उल्टा हो जाएगा, क्वथन का उल्टा संघनन हो जाएगा, मींस बॉइलिंग का उल्टा कंडेंसेशन हो जाएगा। सॉरी, बॉइलिंग में क्या हो रहा था, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहा था। ठीक है, और यहां गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, तो जस्ट इसीलिए बॉइलिंग का जस्ट उल्टा हो गया, मतलब क्वथन का जस्ट उल्टा हो गया। वैसे ही जैसे गलन का उल्टा क्या हो जाएगा, हिमीकरण। ठीक है, हिमीकरण में क्या हो रहा था कि वो लिक्विड से हम लोग क्या बन जा रहा है, ठोस बन जा रहा है। गलन में ठोस से सॉलिड हो रहा था, और ये हिमीकरण में लिक्विड से सॉलिड बन जा रहा है, मतलब द्रव्य से ठोस बन जा रहा है। तो इसको हम लोग हिमीकरण बोले थे। यहां तक सब कुछ क्लियर है। लास्ट पॉइंट, लास्ट लाइन एक हम जाते जाते बोले थे कि बर्फ का जो होता है गलन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सी। और पानी का जो है वो हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सी। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है भाई, वही 0 डिग्री सी पे बर्फ गल के पानी बन रहा है, और वही 0 डिग्री सी पे पानी जो है वो बर्फ बन जा रहा है। सेम टेम्परेचर पे दोनों कैसे दो अवस्था में है, दो स्टेट में सेम तापमान पे कैसे हो रहा है। तो यहां पे एक हम लोग पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी। वो एक ऐसा ऊर्जा है, जैसे सबसे पहले बताओ, ऊष्मा कोई भी बॉडी पे देंगे, कोई भी वस्तु पे अगर हम ऊष्मा डालेंगे यानी कि हीट डालेंगे, तो क्या होता है, उसका क्या होगा, तापमान यानी टेम्परेचर में क्या फर्क आएगा, टेम्परेचर घटेगा, कौन बढ़ेगा ना। कॉन्फिडेंस से बोलो ना भाई, टेम्परेचर देंगे कोई भी, चूल्हा पे पानी का बर्तन, दूध का बर्तन घर में देखे हो ना, गैस पे चढ़ते हुए, गैस से आग से हीट दे रहे हैं हम उसको, तो क्या हो रहा है, वो गर्म हो रहा है ना। तो मतलब तापमान बढ़ रहा है। जैसे हम लोग ऊष्मा देंगे तो उसका टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट एक ऐसा हीट है जिसमें कि ये देने पे
गुप्त ऊष्मा देने पे टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ता है, तापमान जो है वो नहीं बढ़ता है। गुप्त मतलब छुपा हुआ, तो गुप्त ऊष्मा एक ऐसा ऊष्मा है जिसको देने से किसी भी वस्तु पे अगर उसको डालेंगे तो उससे उस वस्तु का तापमान नहीं बदलेगा। उससे क्या बदलेगा? उसकी अवस्था यानी कि स्टेट बदलेगा। जैसे कि अवस्था पहले इसका क्या है? सॉलिड यानी कि ठोस है, और ये ठोस से जब इसमें गुप्त ऊष्मा देंगे यानी कि लेटेंट हीट देंगे तो ये अपना टेम्परेचर 0 डिग्री सी पे था, 0 ही डिग्री सी पे रखेगा, लेकिन वो क्या बदल देगा? अपना अवस्था बन जाएगा। ठोस से वो द्रव में बन जाएगा, यानी कि सॉलिड से वो लिक्विड में बन जाएगा। इस तरह के ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। बात समझ में आया? क्यों 0 डिग्री सी दोनों है? बर्फ भी 0 डिग्री सी पे है, पानी भी 0 डिग्री सी पे है। क्यों? दोनों में फर्क क्या है कि इसमें एक गुप्त ऊष्मा है ज्यादा और इसमें गुप्त ऊष्मा कम है, नहीं है। मतलब इसमें गुप्त ऊष्मा नहीं है, इसमें गुप्त ऊष्मा है। मतलब अगर पानी 0 डिग्री सी पे उसको बर्फ बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? गुप्त ऊष्मा को उसको छोड़ना पड़ेगा। वेरी गुड। गुप्त ऊष्मा, पानी अगर 0 डिग्री सी पे और अपना गुप्त ऊष्मा छोड़ेगा तो वो 0 डिग्री सी पे बर्फ बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बताते हैं। कभी भी हम लोग कोई भी चीज पे ऊष्मा देंगे यानी कि हीट देंगे तो उसका तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। यहां तक सबको क्लियर है? मतलब किसी भी चीज पे अगर हीट डालेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है मेरा वो बढ़ेगा। सिंपल। अब हम बोल रहे हैं कि बर्फ जो है वो भी 0 डिग्री सी पे है और पानी जो है वो भी 0 डिग्री सी पे जस्ट मेल्ट किया है। तो पानी भी 0 डिग्री सी पे, बर्फ भी 0 डिग्री सी पे, दोनों का अवस्था क्या है? स्टेट क्या है? अलग अलग है। एक जो है वो सॉलिड स्टेट में है, मतलब वो ठोस अवस्था में, और दूसरा कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है, यानी कि वो द्रव अवस्था में। तो मतलब दोनों का अवस्था अलग है लेकिन दोनों का तापमान सेम है। अवस्था अलग है मतलब कहीं ना कुछ तो किए होंगे तभी तो दोनों का अवस्था अलग है। दोनों का टेम्परेचर सेम है, तापमान सेम है, 0 डिग्री सी है, लेकिन दोनों का स्टेट जो है वो अलग अलग है, अवस्था अलग अलग है। एक भाई ठोस है, एक भाई द्रव है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है। तो यही बोल रहे हैं कि उस सॉलिड में, सॉलिड जो 0 डिग्री सी का बर्फ है, जो ठोस है मेरा 0 डिग्री सी का आइस, उसमें जो है हम गुप्त ऊष्मा देंगे तो उससे उसका तापमान नहीं बढ़ रहा है, उसमें उसका अवस्था बदल रहा है। ऐसा ऊष्मा जिसको देने से उसकी अवस्था बदले, यानी कि उसका स्टेट चेंज हो, उसका टेम्परेचर यानी कि तापमान नहीं बदले, क्योंकि यह छुपा हुआ है तो इसीलिए गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए पानी और बर्फ दोनों 0 डिग्री सी पे, पानी का भी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी है, मतलब पानी का हिमीकरण भी 0 डिग्री सी पे है, और बर्फ का गलन यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी, गलनांक भी कितना है? 0 डिग्री सी पे। फर्क कितना है बस कि बर्फ में जो है लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा नहीं है, कम है मतलब, और इसमें गुप्त ऊष्मा है। जब बर्फ में हम गुप्त ऊष्मा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा, यानी कि पानी बन जाएगा। वो अपना अवस्था बदलेगा, वो ऊष्मा देने पे अपना टेम्परेचर नहीं बदलेगा। उसी तरह जस्ट उल्टा, जो पानी में अगर अपना गुप्त ऊष्मा छोड़ेगा, बाहर छोड़ेगा, तो वो क्या होगा? उसका अवस्था चेंज हो जाएगा, वो बर्फ बन जाएगा और वो उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से ही रहेगा। तो अब समझ में आया कि दोनों फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक और हिमीकरण दोनों सेम क्यों होता है? किसी भी द्रव का या सॉलिड का सेम होता है मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक और उसका हिमीकरण का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो सेम होता है, लेकिन दोनों का ऊष्मा जो है वो सेम होता है। जोर से बोलो। दोनों में 0 डिग्री सी का बर्फ है और 0 डिग्री सी का पानी है, तो दोनों का जो ऊष्मा है वो बराबर है। दोनों का तापमान क्या है? दोनों कितना पे है? 0 डिग्री सी पे है। दोनों का तापमान क्या हो गया? बराबर हो गया। लेकिन बर्फ में और पानी में, ये बर्फ है मेरा 0 डिग्री सी पे मान लो, और ये पानी है, दोनों का तापमान तो हम लोग को दिख रहा है, टेम्परेचर जो है वो सेम है, लेकिन दोनों का ऊष्मा बराबर है क्या? पीछे से बोलो जोर से। बराबर है दोनों का ऊष्मा? किसमें ज्यादा ऊष्मा है? पानी में ज्यादा ऊष्मा है या बर्फ में ज्यादा ऊष्मा है? पानी में, क्योंकि पानी में
गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे ये पूरा हम समझाए, वैसे ही पानी भी एक अवस्था से बदल के किसमें और जा सकता है, वेपर में जा सकता है। ठीक है, तो ये जो अवस्था बदल रहा है वाटर से, वाटर बोले लिक्विड से, ठीक है, गैसियस स्टेट में जा रहा है। तो इस स्टेट में भी लिक्विड में 100 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट है, हम लोग बोल रहे हैं। जो मेरा क्वथनांक होता है पानी का वो कितना होता है, 100 डिग्री सी। और जो कंडेंसेशन होता है यानी कि जो संघनन होता है वो भी गैस का कितना होता है, स्टीम का 100 डिग्री सी। मतलब 100 डिग्री सी पे भाप पानी भी बन रहा है और पानी भाप भी बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि पानी क्या ले रहा है, गुप्त ऊष्मा लेके गैस में बदल जा रहा है, और गैस जो है गुप्त ऊष्मा छोड़ के पानी में बदल जा रहा है। जैसे यहां देखे थे ना कि पानी बर्फ में बनने के लिए क्या है, गुप्त ऊष्मा अपना छोड़ रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है ना, और ठंडा की तरफ जा रहा है, गुप्त ऊष्मा छोड़ के वो बर्फ बन रहा है। और बर्फ जो है पानी बनने के लिए गुप्त ऊष्मा ले रहा है और वो पानी बन जा रहा है। दोनों का तापमान जो है वो सेम है, ऊष्मा जा रहा है लेकिन तापमान नहीं बढ़ रहा है, इसलिए उसको छुपा हुआ यानी कि गुप्त ऊष्मा बोल रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से पानी जो है जब गैस में बनता है तो वो गुप्त ऊष्मा क्या करता है, लेता है। मतलब ऊष्मा उसमें डाल रहे हैं, वो 100 डिग्री सी का पानी है, वो 100 डिग्री सी का स्टीम बन जा रहा है, मतलब उसका तापमान में कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो उसका क्वथनांक जो है 100 डिग्री सी हम बोल रहे हैं पानी का। तो क्या दोनों में क्या फर्क है, लिक्विड और गैस में? इसमें जो है गुप्त ऊष्मा है, इसमें नहीं है, कंपैरेटिवली कम है। मतलब है, उस साइड से देखोगे सॉलिड स्टेट से तो है, मतलब यहां पे देखेंगे तो ये गुप्त ऊष्मा ले रहा है तो गैस बन रहा है, और ये गुप्त ऊष्मा छोड़ रहा है तो पानी बन रहा है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक और कंडेंसेशन यानी कि संघनन दोनों कितना हो जाएगा पानी का, 100 डिग्री सी। फर्क कितना होगा कि पानी में जो है गुप्त ऊष्मा कम होगा बतार इसके स्टीम के, गैस के। गैस में क्या होगा, गुप्त ऊष्मा ज्यादा होगा पानी से। ये बात नहीं समझ में आ रहा है? जैसे यहां पे समझे वैसे ही सेम फंडा यहां पे लगा रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो बताओ, फिर से एक बार ये बात बताते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? पीछे समझ में आ रहा है? सब शांत इतना क्यों है? यस सर, नो सर, कुछ तो बोलो। नहीं समझ में आ रहा तो बोलो ना, कोई खा थोड़े जाएगा। कौन सा यहाँ पे कोई तोप बैठा हुआ है? नहीं समझ में आ रहा है सीधा बोलो। ये है तो बैठा भी है तो अपने लिए बैठा है भाई। तुमको नहीं समझ में आ रहा तुम बोलो हमको नहीं समझ में आ रहा है। सबको यहां समझ में आया? इधर इधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है पीछे से। हाँ या ना में बोलो ना। आ रहा है इधर समझ में सबको? यस ठीक है, तो लिखो गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट सामान्यतः जब किसी पदार्थ को, इंग्लिश जो कीवर्ड्स है वो हम इंग्लिश में लिखवा देंगे, पूरा सेंटेंस तो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो ना। जैसे हम अभी पहली बार आ रहे हो क्या आज के? अच्छा, बताए तो हम ये बात कि तुम्हारा जो कीवर्ड्स है, जैसे क्वथनांक है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट लिखवा देंगे, लेकिन जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है वो तो हिंदी आता है ना सबको, नॉर्मल वर्ड्स जो हिंदी में लिखवाएंगे तुम उतना इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और जो कीवर्ड्स है, जहां पे भी कीवर्ड्स होगा उसका हिंदी इंग्लिश हम दोनों बोलेंगे। जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखना, जो हिंदी वाले हैं हिंदी में लिखना। गुप्त ऊष्मा इसमें लिखो सामान्यतः जब किसी पदार्थ को, यानी कि लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट सामान्यतः जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है यानी हीट दी जाती है, सामान्यतः जब किसी पदार्थ को ऊष्मा यानी कि हीट दी जाती है, कॉमा, तो उसके ताप में, तो उसके टेम्परेचर यानी कि ताप में क्या होगा बताओ? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। सबको क्लियर है? अगर ऊष्मा देंगे किसी भी चीज में तो उसमें टेम्परेचर क्या होगा, ताप क्या होगा उसका, बढ़ेगा, वृद्धि होगा। तो इसी में लिखो वृद्धि होती है। फुल स्टॉप। हालांकि पदार्थ की भौतिकी अवस्था
हालांकि पदार्थ की भौतिकी अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट, भौतिकी अवस्था यानी कि उसके फिजिकल स्टेट, हालांकि पदार्थ की भौतिकी अवस्था परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए जब ऊष्मा दी जाती है जब ऊष्मा दी जाती है तो पदार्थ के ताप में क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या कुछ नहीं, क्या होगा? अगर हम ऐसा ऊष्मा दे रहे हैं जिसको हम भौतिकी अवस्था यानी कि उसका फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो पदार्थ के तापमान में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वृद्धि नहीं होगा। तो इसी लिखो, तो पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती, तो पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती। फुल स्टॉप। अतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तित, अतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तित यानी कि उसका स्टेट, अतः पदार्थ के स्टेट परिवर्तन चेंज करने के लिए, अतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए उसे दी गई ऊष्मा ऊर्जा, उसे दी गई ऊष्मा ऊर्जा मीन्स उसे दी गई हीट एनर्जी, उसे दी गई ऊष्मा ऊर्जा यानी कि उसे दी गई हीट एनर्जी, कॉमा उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है, उसकी गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जनरली हम लोग जब हीट देते हैं यानी कि ऊष्मा देते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो या तापमान जो है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा ऊष्मा यानी कि ऐसा हीट एनर्जी जब हम दें जिससे कि तापमान यानी कि टेम्परेचर नहीं बढ़े, रैदर उसका जो अवस्था है यानी कि उसका फिजिकल स्टेट है, जो भौतिकी अवस्था है वो बदले, मतलब कि जैसे सॉलिड से वो लिक्विड बन गया, ठोस से वो द्रव बन गया, या द्रव से वो गैस बन गया, मतलब लिक्विड से वो गैस बन गया, तो ऐसा ऊष्मा जिससे उसका अवस्था बदले लेकिन तापमान में वृद्धि नहीं हो, वैसे ऊष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितने तरीके का होगा अभी हम लोग देखे थे? कितने तरीके का हो रहा है गुप्त ऊष्मा? कितने जगह हम लोग गुप्त ऊष्मा का बात कर रहे हैं? दो जगह का बात कर रहे हैं, एक सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में एंड एक लिक्विड टू गैसियस स्टेट में, मतलब ठोस से एक द्रव में देख रहे हैं और द्रव से हम लोग गैस में, दोनों केस में हम लोग गुप्त ऊष्मा दे या ले रहे हैं। ठीक है, अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो वो उसमें गुप्त ऊष्मा दे रहे हैं, और लिक्विड से अगर सॉलिड में जा रहा है तो उसमें गुप्त ऊष्मा ले रहे हैं। सिमिलरली लिक्विड टू गैस में जा रहा है तो उसमें गुप्त ऊष्मा दे रहे हैं, और गैस से लिक्विड में जा रहा है तो उससे गुप्त ऊष्मा ले रहे हैं। तो दो तरह का हम लोग देख रहे हैं, दो तरह का कन्वर्जन देख रहे हैं, तो इसलिए लिखो गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, मींस लेटेंट हीट दो प्रकार की होती है। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है, यानी कि लेटेंट हीट दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, मेल्टिंग, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। फ्रीजिंग भी मेल्टिंग भी दोनों लिख सकते हो। फ्यूजन नहीं, फ्यूजन तो हम नहीं देखे हैं। कोई सी बुक में तुम अगर पढ़े हो फ्यूजन तो हमको नहीं पता है कि फ्यूजन इसको बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो हम नहीं सुने हैं।
कोई और सुना है क्या लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन? हमको नहीं पता है, देख लेंगे एक बार। एनीवे यहां पे लिखो लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, दोनों लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है, एक इससे इस अवस्था में चेंज करेंगे और उससे दूसरे में करेंगे। और दूसरा लिखो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को जो फ्रीजिंग वाला है इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं। और दूसरा लिखो वाष्पन की गुप्त उष्मा, यानी कि वाष्पन की गुप्त उष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, वाष्पन की गुप्त उष्मा मतलब पहला वाला जो बोल रहे हैं ये वाले का बात कर रहे हैं और दूसरा वाला जो है हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहला वाले लिखो, ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, इंग्लिश में सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, ठोस मीन्स सॉलिड होता है, द्रव मीन्स लिक्विड होता है। तो ठोस को, हाँ पहला वाले का लिखा रहे हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा संगलन, संगलन अथवा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इंग्लिश में तुम लोग लिखना लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, यहां पे मेल्टिंग बोल रहे हैं एग्जैक्टली क्योंकि ठोस से हम द्रव में जा रहे हैं, मीन सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हैं, तो इसीलिए लेटेंट हीट ऑफ क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मेल्टिंग। ठीक है, एक बार फिर से हिंदी में बोल देते हैं, ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा संगलन अथवा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मीन सॉलिड टू लिक्विड में जो कन्वर्ट करने के लिए जो ऊष्मा, जो हीट एनर्जी है, वैसे हीट एनर्जी को लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, यह कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है तुम्हारा 3.34 इंटू 10⁵ यूनिट, कोई बता सकता है? सिर्फ जूल, जूल पर केजी। ठीक है, और इसको कोई कैलोरी पर ग्राम में बता सकता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग यानी कि संगलन या गलन की गुप्त ऊष्मा का वैल्यू कितना है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी या 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ पहले बता सकते हो, कोई बता सकते हो? पहला हम लिखे 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी और दूसरा लिखे हम 80 कैलोरी पर ग्राम। पहले हमको यह बताओ जूल और कैलोरी किसका यूनिट है? हीट का यानी कि ऊष्मा का यूनिट है। ठीक है, केजी और ग्राम किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। ठीक है, तो हम लोग जो है ये क्या बोल रहे हैं कि 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, मतलब 1 केजी आइस को, 1 केजी बर्फ को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें कितना ऊष्मा देना पड़ेगा? 3.34 इंटू 10⁵। या अगर 1 ग्राम बर्फ है उसको पानी में कन्वर्ट करने के लिए कितना कैलोरी ऊष्मा देना पड़ेगा उसमें? 80 कैलोरी। इसका मतलब समझ में है? ये क्या लिखवाए हैं? गुप्त ऊष्मा वैसा ऊष्मा है जो कि ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में कर रहे हैं, यहां पे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग का बात कर रहे हैं, यानी गलन की गुप्त ऊष्मा ऐसा ऊष्मा है जिसको देने से क्या अवस्था बदल रहा है, ठोस से द्रव बन रहा है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। तो अब भाई कितना देना है जिससे सॉलिड से वो लिक्विड बने लेकिन तापमान में फर्क नहीं आए?
वही उसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा बोल रहे हैं। तो ये होता है कि अगर 1 kg बर्फ लो तो 3.34 इंटू 10⁵ जूल अगर हीट दोगे, यानी कि 3.34 इंटू 10⁵ जूल उसमें ऊष्मा दोगे, तो वो किस में बदल जाएगा? कितना डिग्री सी के पानी में बदल जाएगा? 0 डिग्री सी के बर्फ पे, 1 kg बर्फ पे अगर हम 3.34 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी देंगे, उसमें हीट देंगे, तो क्या बन जाएगा? वो 0 डिग्री सी का पानी बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर 2 kg पानी होता तो 2 kg बर्फ होता तो कितना ऊष्मा देते? 3.34 इंटू 2 मतलब 6.68 इंटू 10⁵ जूल। नहीं समझ में आ रहा है ये बात? अगर मेरे पास 1 ग्राम बर्फ है, 2 ग्राम बर्फ है, या पकड़ो 5 ग्राम बर्फ है, छोड़ो 5 ग्राम बर्फ है मेरे पास, उसको हम, वो कितने डिग्री सी पे, हम ये क्वेश्चन लिखो तो 5 ग्राम बर्फ है, ठीक है, 0 डिग्री सी पे बर्फ है मेरे पास, ठीक है, आइस सेट। हमको ये चाहिए वाटर 0 डिग्री सी पे, तो इस पे हम कितना कैलोरी वो देंगे, ऊष्मा देंगे? 400 ग्राम कोई बोल रहा था, 400 कैलोरी देंगे, 400 कैलोरी देंगे तो हम ये जो है 5 ग्राम बर्फ जो है वो 5 ग्राम वाटर में बदल जाएगा, मतलब बर्फ वेट थोड़ा चेंज हो जाता है, 5 ग्राम बर्फ से वो वाटर में बदल जाएगा, और उसमें टेम्परेचर कितना रहेगा, तापमान कितना रहेगा? वो 0 डिग्री सी ही रहेगा। उसके लिए हम लोग कितना दे रहे हैं? 400। क्यों 400 दे रहे हैं? पीछे से यहां से कोई बताओ तो 400 क्यों दे रहे हैं? यहां से लड़की लोग के ग्रुप से, ये बीच के लड़की लोग के ग्रुप से बताओ तो यहां पे। हाँ 1 मिनट, समझ गए, यहां से पूछ रहे हैं, बीच के लड़की लोग का ग्रुप तुम लोग नहीं हो ना, यहां से बताओ तो कोई। हाँ 1 ग्राम 80 है, इसीलिए 5 ग्राम में 8 पंचे 40, यानी कि 400 दे रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा रिस्पॉन्स करो ना, इस साइड से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इस एरिया से भी रिस्पॉन्स थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है। चलो उसी तरीके से जैसे हम लोग मेल्टिंग का देखें, वैसे ही हम लोग किसका देखेंगे? वेपराइजेशन या बॉइलिंग का देखेंगे। तो नंबर 2 लिखो, द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए, मींस लिक्विड को गैसियस या वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, वाष्प मतलब वेपर होता है ऐसे, द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा कॉमा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, कॉमा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। लिक्विड को वेपर में परिवर्तित करने के लिए जो हीट एनर्जी देते हैं उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हिंदी में फिर से एक बार लिखवा दे रहे हैं, द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा कॉमा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है? 22.5 इंटू 10⁵, क्या यूनिट क्या हो जाएगा यहां पे? जूल पर केजी, और कैलोरी में आई थिंक 540 ग्राम पर कैलोरी, नहीं कैलोरी पर ग्राम, उल्टा लिखने लगे तो। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का वैल्यू कितना होता है? 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। हम लिखवा रहे हैं 22.5 22.5 इंटू 10⁵, 10 के ऊपर 5 पावर जूल पर केजी, या उसको अगर कैलोरी में लिखें तो 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है कि अगर 1 kg ऑफ वाटर है मेरे पास, तो उसको कितना ऊष्मा देंगे, कितना उसको हीट देंगे कि वो वेपर में बदल जाए, 100 डिग्री सी पे ही रहे। अगर
100 डिग्री सी का वाटर है मेरा, और वो 100 डिग्री सी पे ही हमको स्टीम यानी कि वेपर में चाहिए, और 1 kg वाटर है, तो उसमें कितना ऊष्मा देंगे हम लोग कि 22.5 इंटू 10⁵ जूल, जूल ऊष्मा देंगे। केजी तो है ही, पर केजी मतलब यहां सेंस नहीं है ना, इतना जूल ऊष्मा देंगे, इतना जूल हीट एनर्जी देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वेपर में बन जाएगा। कितने के, 100 डिग्री सी के ही वेपर में बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। पदार्थ के शीतलन के लिए, पदार्थ के शीतलन के लिए मींस कूलिंग ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी के कूलिंग के लिए क्या ज्यादा इफेक्टिव होगा, 0 डिग्री सी का बर्फ ज्यादा इफेक्टिव होगा या 0 डिग्री सी का पानी ज्यादा इफेक्टिव होगा? अगर कोई भी चीज का कूलिंग करना है, मान लो जैसे आजकल तो फ्रिज है बहुत सारा, कोल्ड ड्रिंक्स को अगर कूल करना रहता था, 0 डिग्री सी का पानी में रखें या 0 डिग्री सी के बर्फ पे रखें, किस पे जल्दी करो? बर्फ पे रखने से जल्दी कूलिंग होता है, आइस पे रखने से जल्दी कूलिंग होता है। क्यों ऐसा होता है? लेस लेटेंट हीट तो ठीक है, मतलब करेगा क्या वहां, प्रोसेस क्या होगा, ये तो हम लोग समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा की बात है। कैसे प्रोसेस क्या होता है? बर्फ पे अगर हम किसी चीज को रख रहे हैं, वो जल्दी ठंडा क्यों हो रहा है पानी से? बर्फ का टेम्परेचर तो सेम है, हम दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सी बोल रहे हैं। पानी, पानी का गुप्त ऊष्मा ज्यादा होता है, बर्फ का गुप्त ऊष्मा कम होता है, इसलिए ठंडा होता है। लेकिन वहां पे प्रोसेस क्या होता है? क्या पानी हीट रिलीज करेगा, लेकिन यहां पे हीट तो रिलीज नहीं कर रहा है, तो यहां तो हीट ले रहा है। देखो हम लॉजिक समझा रहे हैं, अगर 0 डिग्री सी, सही डायरेक्शन में सोच रहे हो थोड़ा सा उसको, और उसका 0 डिग्री सी के बर्फ पे रखें या 0 डिग्री सी पानी पे किसी चीज को रखें, तो 0 डिग्री सी के पानी पे रखेंगे तो वो उसी, मान लो 40 डिग्री सी का है, तो वो उसको धीरे धीरे अपने तरफ कम करते जाएगा टेम्परेचर, और ये अपना टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर 0 डिग्री सी के बर्फ पे हम लोग रखें, ये पानी की बात कर रहे हैं, अगर 0 डिग्री सी के बर्फ पे रखें तो पहले तो वो बर्फ क्या होगा, गलेगा, और वो गलने की प्रक्रिया में यानी कि उसके मेल्ट होने की प्रक्रिया में क्या होगा, वो लेटेंट हीट लेगा कि छोड़ेगा? लेगा। बर्फ जो है गलने की प्रक्रिया में ही वो पानी जो हीट है, जो ऊष्मा है, जो वो लेगा, यानी कि वो गलने की प्रक्रिया में ही काफी ठंडा कर दे रहा है। अगर हीट ले रहे हैं किसी चीज से, ऊष्मा ले रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, उसका तापमान क्या हो रहा है, गिर रहा है। बर्फ जो है वो पानी बनने के लिए, मान लो बर्फ पे कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल, ठीक है, बॉटल समझ लेना, ठीक है, डायग्राम मेरा खराब है। तो बर्फ पे अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल रखे हुए हैं, तो वो बर्फ पहले पानी बनने के लिए वो क्या हो रहा है, गुप्त ऊष्मा ले रहा है। वो पानी, बर्फ गुप्त ऊष्मा ले रहा है, मतलब आसपास की चीजों को क्या कर रहा है, वो ठंडा कर रहा है, उसमें से गुप्त ऊष्मा ले लेगा, किसी चीज में से ऊष्मा वो ले रहा है। बर्फ के लिए तो वो गुप्त ऊष्मा है, लेकिन जो सामान उसके लिए रखा है, उस पर रखा, उसका तो ऊष्मा ले रहा है, तो उसका ऊष्मा ले रहा है मतलब उसका तापमान क्या होगा, कम होगा। इसीलिए बर्फ ज्यादा जल्दी ठंडा करेगा, ज्यादा अच्छा वो शीतलन करता है कंपेयर टू पानी, भले दोनों 0 डिग्री सी पे। उसी तरीके से, हाँ बर्फ को अगर खाया जाए तो प्यास बुझेगी कि भूख बुझेगी? भाई ये बहुत मतलब हाईफाई क्वेश्चन है ये, हमको नहीं पता, ये मतलब समझ रहे हो उस टाइप का क्वेश्चन है जो मतलब कोई एग्जाम नहीं पूछेगा, ऐसे बोलते नहीं है कि बिना बात का वाला क्वेश्चन है। ना भूख बुझेगी ना प्यास बुझेगी, मेरे हिसाब से हर जगह अलग अलग लॉजिक होगा, हो सकता है भूख तो बिल्कुल ही नहीं बुझेगी, बर्फ खाने से वो पानी ही बन जाएगी, तो भूख कैसे बुझेगी? ठीक है, हाँ ठंडा का वो तो लॉजिकल है लेकिन मतलब भूख बुझेगी कि प्यास बुझेगी, इसका कोई लॉजिक नहीं है मेरे हिसाब से, दोनों में से कुछ नहीं बुझेगी। बाकी देख लेना नेट पे, ऐसा हजारों आंसर यूट्यूब पे दिख जाएगा तुमको, ठीक है। एनीवे काम के बात पे आओ कि बर्फ जो है जब वो गुप्त ऊष्मा लेगा तो वो पानी में बदलेगा। गुप्त ऊष्मा ले रहा है मतलब वो ऊष्मा ले रहा है दूसरे के, उसके लिए वो गुप्त ऊष्मा है।
बाकी चीजों से वो क्या आ रहा है, ऊष्मा ले रहा है। तो ऊष्मा चीजों से लेने से उसका क्या होता है, टेम्परेचर यानी कि तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए बर्फ का शीतलन इफेक्ट ज्यादा है। अच्छा, इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए गर्म पानी 100 डिग्री सी के गर्म पानी में हाथ डालो और उतना ही 100 डिग्री सी के स्टीम में हाथ डालो, मतलब कि वेपर में हाथ डालो। 100 डिग्री सी का पानी, जो गर्म पानी है 100 डिग्री का, उसमें हाथ डालो और 100 डिग्री सी का जो है तुम्हारा वेपर यानी कि गैसियस स्टेट में वो 100 डिग्री सी है, तो उसमें हाथ डालो। तो किसमें जलन ज्यादा महसूस होगा, गैसियस यानी वेपर में ज्यादा जलन महसूस होगा। क्यों, क्योंकि उसमें ऊष्मा जो है वो ज्यादा है 100 डिग्री सी के पानी से। एक बार, अगर 90 डिग्री सी पे पानी है, 100 डिग्री सी पे पानी है, दोनों पानी है, दोनों मान लो वाटर है, तो किसमें ज्यादा गर्मी लगेगा, 100 डिग्री सी पे। क्यों, 100 डिग्री सी के पानी में क्या है, ज्यादा उष्मा, नॉर्मल उष्मा ज्यादा है ना, गुप्त उष्मा थोड़े। 90 से 100 डिग्री सी की बात कर रहे हैं, दोनों पानी की बात कर रहे हैं। गुप्त उष्मा तभी होगा जब स्टेट बदलेगा। 90 डिग्री सी का पानी है और 100 डिग्री सी का पानी है, तो हाथ किसमें ज्यादा जलेगा, 100 डिग्री सी में। क्यों, क्योंकि इसका तापमान ज्यादा है, इसका तापमान ज्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर उष्मा जो है, हीट एनर्जी जो है वो ज्यादा है। यहां तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई टेम्परेचर ज्यादा है तो उष्मा ज्यादा है, उसमें ज्यादा उष्मा है, ज्यादा हीट है तो ज्यादा गर्म लगेगा, लॉजिकल है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस बात पे कि 100 डिग्री सी का मेरा वाटर है और 100 डिग्री सी का मेरा स्टीम या वेपर, जो भी बोलो, गैसियस स्टेट में है, ये है मेरा, ठीक है। तो किसमें उष्मा किसमें ज्यादा है, इसमें है कि इसमें ज्यादा है, स्टीम में उष्मा ज्यादा है। कितना ज्यादा है, अगर 1 केजी का बात कर रहे हैं तो इसमें कितना ज्यादा है, कितना जूल ज्यादा है उष्मा इसमें, 22.5 इंटू 10⁵ जूल उष्मा ज्यादा है इसमें, है ना। अगर 1 केजी का बात कर रहे हैं, 1 केजी पानी 100 डिग्री सी पे और 1 केजी स्टीम की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो ज्यादा है। तो ज्यादा है गुप्त उष्मा, इसलिए इसमें उष्मा ज्यादा है, बेसिकली गुप्त उष्मा है, लेकिन ओवरऑल उष्मा इसमें ज्यादा है, इसीलिए जलन किससे ज्यादा होगा, स्टीम में ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है। यहां तो क्लियरली हमको दिख रहा था कि भाई 90 और 100 में तापमान में फर्क है, तो भाई जिसमें ज्यादा तापमान है उसमें ज्यादा जलेगा। लेकिन यहां पे हम एक अलग बात कर रहे हैं कि दोनों 100 डिग्री सी पे है, लेकिन अवस्था में परिवर्तन है। एक जो है वो लिक्विड अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में है और दूसरा वेपर अवस्था में है यानी कि गैसियस स्टेट में है। तो गैसियस स्टेट वाले में जो है उष्मा जो है वो ज्यादा है, गुप्त उष्मा उसमें रहता है, इसीलिए उसमें जो है जलन जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट जल्दी जल्दी लिख लो। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, पदार्थ के शीतलन के लिए, पदार्थ के शीतलन के लिए 0 डिग्री सी पर जल, इंग्लिश में समझ में आ रहा है ना, कूलिंग इफेक्ट किसी भी चीज के लिए, ठीक है, ये सब तो नॉर्मल वर्ड है। पदार्थ के शीतलन के लिए 0 डिग्री सी पर जल, हाँ 0 डिग्री सी पर जल की अपेक्षा, क्या बोलो, 3-4 बार लिखा चुके हैं, थोड़ा अगर एक आध आदमी का छूटे तो अगल बगल से लिख लिया करो। खैर हम बोल दे रहे हैं दोबारा, पदार्थ के शीतलन के लिए 0 डिग्री सी पर जल की अपेक्षा 0 डिग्री सी पर बर्फ अधिक प्रभावी होता है। 0 डिग्री सी पर बर्फ अधिक प्रभावी होता है। फुल स्टॉप। इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि गलन के लिए बर्फ, गलन के लिए बर्फ, गलन मीन्स मेल्टिंग, इंग्लिश में मेल्टिंग, ठीक है। इसका कारण यह है कि गलन के लिए बर्फ का प्रत्येक किलोग्राम पदार्थ का
का प्रत्येक किलोग्राम मीन्स एवरी केजी, प्रत्येक मीन्स एवरी केजी, इसका कारण यह है कि गलन के लिए बर्फ का प्रत्येक किलोग्राम पदार्थ से कितना जूल, हर केजी पदार्थ से कितना जूल ऊष्मा लेगा? 3.34 इंटू 10⁵ पदार्थ से 3.34 इंटू 10⁵ जूल। केजी तो ऑलरेडी लिखा चुके ना, सेंटेंस पढ़ो ना। इसका कारण यह है कि गलन के लिए बर्फ का प्रत्येक किलोग्राम पदार्थ से 3.34 इंटू 10⁵ जूल गुप्त ऊष्मा लेता है, गुप्त ऊष्मा लेता है, यानी कि लेटेंट हीट लेता है। और इस कारण पदार्थ को अधिक प्रभावी ढंग से ठंडा करता है, ढंग से ठंडा करता है। ठीक है, ये पैराग्राफ जो लिखवाएं एक बार पढ़ो तो तुम लोग अपने मन में। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई वाटर 0 डिग्री सी वाटर से 0 डिग्री सी आइस जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हर केजी आइस जो है वो पर केजी जो है इतना एनर्जी ले रहा है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी ऊष्मा, यानी कि इतना जूल हीट जो है वो ले रहा है अपने आप के स्टेट को चेंज करने के लिए। इसीलिए वो ऊष्मा ले रहा है किसी चीज से, मतलब उसको क्या कर रहा है, वो ठंडा कर रहा है, तो इसीलिए वो ज्यादा अधिक ठंडा करता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। उबलते हुए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, उबलते हुए जल की अपेक्षा, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप द्वारा जलना अत्यधिक असहनीय होता है, असहनीय होता है। कॉमा, यद्यपि ये दोनों ही उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप द्वारा जलना अत्यधिक असहनीय होता है। मीन्स बॉइलिंग वाटर से ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा मतलब जलन तुम्हारा किससे होता है? वेपर से होता है। यद्यपि लेकिन ये दोनों ही कितना तापमान पे रहता है? 100 डिग्री सी पे। यद्यपि ये दोनों ही 100 डिग्री सी के समान ताप पर होते हैं। वही बात जो अभी तुरंत बताए थे हम थोड़ी देर पहले। यद्यपि ये दोनों ही 100 डिग्री सी के समान ताप पर होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि भाई बॉइलिंग वाटर से ज्यादा इफेक्टिवली जलन जो है तुम्हारा वो वेपर करता है।
ऑल्दो दोनों का जो टेम्परेचर है वो कितना है 100 डिग्री सी है, यद्यपि मीन्स ऑल्दो, ठीक है, फुल स्टॉप। इसका कारण यह है, इसका कारण यह है कि उबलते जल की अपेक्षा, इसका कारण यह है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप में उबलते जल की अपेक्षा भाप में 22.5 इंटू 10⁵, 22.5 इंटू 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम, मतलब जूल पर केजी, गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट के रूप में अधिक ऊष्मा होती है, के रूप में अधिक ऊष्मा होती है। ठीक है, वही जो हम लिखवा अभी जस्ट बताए हैं वही। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में इसको सब्लिमेशन, ठीक है, इंग्लिश में सब्लिमेशन। इंग्लिश में ही हम भी ज्यादा कंफर्टेबल, हम भी इंग्लिश में, लेकिन क्योंकि यहां पे ज्यादा स्टूडेंट हिंदी मीडियम है इसीलिए हमको हिंदी में वो होता है। हिंदी का कोई प्रोनाउंसिएशन मेरा सही नहीं होता होगा क्योंकि हिंदी मेरा नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, मतलब नेचुरल लैंग्वेज तो है लेकिन हम पढ़ाई बचपन से सारा चीज इंग्लिश में पढ़े हैं, हम ये सारा चीज सब्लिमेशन ही पढ़े, ऊर्ध्वपातन नहीं पढ़े, ठीक है, तो इसीलिए मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है कहीं कहीं पे, इसलिए लिख देते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, सॉलिड स्टेट यानी कि तुम्हारा ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में जाए उसको हम लोग सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे इसका एग्जांपल कोई बता सकते हो? कैम्फर हो गया, या कपड़े में हम लोग छोटा छोटा एक बॉल डालते हैं कि खराब नहीं हो, खासकर साड़ी वाड़ी में, मतलब मम्मी लोग डालती हैं उसमें अलमारी में, नैप्थलीन बॉल डालते हैं, ठीक है, वो नैप्थलीन, ये सारा चीज क्या होता है, ये डायरेक्ट तुम्हारा सॉलिड से उड़ जाता है ना, बोलते हैं ना कि ये खुला रखोगे नैप्थलीन बॉल को, कभी अगर बाहर छूट गया हो कहीं कोना में देखो तो वो धीरे धीरे छोटा होते जाता है, वो गल के पानी नहीं बनता है, वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में रहता है और डायरेक्ट गायब हो जाता है। मतलब वो गायब हो जाता है मतलब क्या हो जाता है, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में बन जाता है, इसी को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो, गर्म करने पर गर्म करने पर ठोस पदार्थों का गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प में, मीन्स सॉलिड टू वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट, गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन
सीधे ठोस में परिवर्तन उद्र्पातन कहलाता है, यानी कि सब्लिमेशन कहलाता है। इंग्लिश में सीधा आप लिख सकते हो कि गर्म करने पर सॉलिड टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा, मतलब जैसे इसको उसका उल्टा गैसियस टू सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका एग्जांपल्स लिख लो कुछ। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, कॉमा आयोडीन, कॉमा कपूर यानी कि कैम्फर, कपूर, पहला था अमोनियम क्लोराइड, दूसरा था आयोडीन, तीसरा कपूर यानी कि कैम्फर, कॉमा नैप्थलीन, नैप्थलीन एक्सेट्रा। ठीक है, कपूर तो जानते हो ना, वो कैम्फर जो पूजा में हम लोग यूज करते हैं, मतलब हिंदू वाले धर्म में हम लोग पूजा में ज्यादातर यूज करते हो, जो जलाते हैं उसी को कपूर का कैम्फर बोलते हैं, आरती में। हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वाष्पन या इवेपोरेशन, वाष्पन या इवेपोरेशन, वाष्पन या इंग्लिश में इवेपोरेशन। जनरली हम लोग इवापोरेशन, बॉइलिंग, नॉर्मल बोलचाल में यानी कि क्वथन और वाष्पन जो है हम लोग एक जैसा यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है? क्या बोले? इवापोरेशन, बॉइलिंग जो है वो बॉटम से होता है और इवापोरेशन सरफेस से होता है। देखो, मेन इसका डिफरेंस ये है कि बॉइलिंग और इवापोरेशन दोनों में जो है वो कन्वर्जन किस में हो रहा है, क्या किस अवस्था से किस में बदल रहा है? लिक्विड से गैसियस स्टेट में बदल रहा है। लेकिन बॉइलिंग जो होता है वो किस पे, कौन से पॉइंट पे होता है? क्वथन जो होता है वो कौन से पॉइंट पे ये बॉइलिंग होता है? किसी, मान लो वाटर का हम बॉइलिंग की बात कर रहे हैं तो कौन से टेम्परेचर पे होता है? 100 डिग्री सी, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसके क्वथनांक पे जो होता है उसका क्वथन होता है जब वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में बदलता है। लेकिन अगर हर चीज सिर्फ उबलने से तो नहीं होता है। तुम्हारा जो कपड़ा मान लो खींच के जो टांगते हो उसमें पानी रहता है, उसको सूख जाता है, वो रूम टेम्परेचर पे भी सूख जाता है। मान लो अभी रूम टेम्परेचर कितना है बाहर का? 24 डिग्री सी है, 20 डिग्री सी है, जो भी है, 25 डिग्री सी है, बहुत गर्मी पड़ा 40 डिग्री सी है, 100 डिग्री सी तो रूम टेम्परेचर नहीं होता है, तब भी वो सूख जाता है। सूख जाता है मतलब उससे पानी जो है वो क्या हो जाता है? गैस स्टेट में बदल जाता है। मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक के टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर पे जब वो गैस में उसका कन्वर्जन होता है उसको हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। समझ में आया जो दोनों में डिफरेंस? बॉइलिंग मतलब क्या हुआ, यानी कि क्वथन मतलब क्या हुआ, वो अपने क्वथनांक पे यानी कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में बदलता है तो वैसे को हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं, है ना, यानी कि क्वथन बोलते हैं। लेकिन वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे जब लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में जब जाता है तो उसको हम लोग इवापोरेशन या वेपराइजेशन बोलते हैं, या उसको हम लोग वाष्पन बोलते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल्स क्या हो गया? कपड़े का सूखना, या तुम्हारा जो लेक्स है, जो तालाब वगैरह है, तालाब झील है, ये सब गर्मी के समय सूख जाता है ना। सूख जाता है मतलब क्या हुआ? उसका पानी जो है वो क्या बन गया? गैस बन गया। लेकिन उसका पानी क्या 100 डिग्री पे खोल के ही गैस बनता है? नॉर्मल जो टेम्परेचर है, जैसे मान लो बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सी है, 40 डिग्री सी पे, उसी पे वो धीरे धीरे गैस बनता रहता है ना, तो उसको हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो, अपने क्वथनांक के नीचे
मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक मीन्स इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट। अपने क्वथनांक के नीचे, अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के, अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने का प्रक्रम अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने का प्रक्रम मीन्स अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही उसका वेपर में कन्वर्ट होने के प्रोसेस या प्रक्रम को क्या कहते हैं? वाष्पन कहलाता है, यानी कि इवापोरेशन कहलाता है। अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही मेरा वेपराइजेशन, वेपर बन जा रहा है, जो लिक्विड है जो वो गैसियस स्टेट में बदल जा रहा है क्वथनांक के पहले ही। जैसे कि अपना तालाब में होता है, उबलने तो नहीं लगता है खलखला के पहले, लेकिन फिर भी उसका क्या होता है, वाटर जो है वो गैस में बनने लगता है। इसी को हम लोग इवापोरेशन बोल रहे हैं या हम लोग उसको वाष्पन बोल रहे हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। किसी द्रव का वाष्पन, किसी द्रव का वाष्पन, किसी द्रव का वाष्पन कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर मीन्स रूम टेम्परेचर, किसी द्रव का वाष्पन कमरे के ताप पर भी हो सकता है, भी हो सकता है। मीन्स कोई भी लिक्विड का जो वेपराइजेशन है, जो इवापोरेशन है, वो उसके रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे घर में स्पिरिट वगैरह को लोग बोलते हैं ना, हम लोग कि क्या बोलते हैं पेरेंट्स, बॉटल उसका बंद रखो नहीं तो उड़ जाएगा। स्पिरिट सब लोग देखो ना, वो बड़ा अच्छा सा स्मेल करता है, डिफरेंट सा। ठीक है, तो स्पिरिट को बोलते हैं कि उसका बॉटल हमेशा बंद रखो, उसमें अल्कोहल होता है और वो उड़ जाता है। अल्कोहल का ऐसे बॉइलिंग पॉइंट कितना है, क्वथनांक कितना है, 78 डिग्री सी है ना, आई थिंक 78 डिग्री सी है ना। तो रूम टेम्परेचर तो 78 डिग्री सी तो पहुंचता नहीं है अभी भी, मतलब इतना ग्लोबल वार्मिंग और ये सब पढ़ रहे हो गए करंट में। 50 डिग्री सी, 55 डिग्री सी बहुत पहुंच गया, 78 डिग्री सी तो अभी तक नहीं पहुंचा, नहीं तो जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जल के राख तो नहीं होगी, लेकिन मतलब बहुत सारा हार्ट अटैक वगैरह बहुत सारा और हो जाएगा। एसी वेसी सब कोई काम, कुछ काम नहीं करेगा। ठीक, 78 डिग्री सी हो गया तो पेट्रोल का देखना पड़ेगा, हमको याद नहीं है पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट, देख लो गूगल पे कितना है। ठीक है, तो एनीवे अल्कोहल का हम लोग 78 डिग्री सी बोले हैं। स्पिरिट में बहुत सारा अल्कोहल होता है, तो वो 78 डिग्री सी पे तो टेम्परेचर नहीं जा रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, उड़ जाता है। बोलते हैं ना कि अगर ढक्कन खुला रखोगे तो वो उड़ जाएगा। तो वो क्यों उड़ता है, वही वाष्पन यानी कि इवापोरेशन के फेनोमेना के कारण ही वो उड़ जाता है जो बोलते हैं। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल कितना है पेट्रोल का, वही डिपेंड करेगा ना उसके कंटेंट पे। आजकल तो पेट्रोल में भी एथेनॉल परसेंटेज आजकल 20% आई थिंक करंट में हुआ, पढ़े हो गए 20% शायद कर रहे हैं ना एथेनॉल ब्लेंडिंग, हम लोग जो टारगेट है हम लोग का। तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा ना, क्या क्या चीज उसमें ब्लेंडिंग किए हैं उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, कितना उसमें ब्लेंडिंग है, कितना क्या है, तो उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल सीख लो। इसमें गीले कपड़े में, गीले कपड़े, गीले कपड़े, अरे भींगा हुआ कपड़ा भाई, गीले कपड़े, गीले कपड़े क्या नहीं समझ में आ रहा है। भींगा हुआ जो खींचते हो ना कपड़ा, या कोई वॉशिंग मशीन में चला के जब निकालते होगे या कोई और खींच देता होगा तो वो गीला होता है ना, वही गीले कपड़े में। गीले कपड़े उनमें, में नहीं, गीले कपड़े उनमें उपस्थित
उनमें उपस्थित जल के वाष्पन के कारण ही सूख जाते हैं, के वाष्पन के कारण ही सूख जाते हैं। और एक एग्जांपल अभी जस्ट दिए थे, लेक यानी कि पोखरों का जल, पोखरों यानी कि लेक, पोखर होता है ना, पोखर, लेक, तालाब का जल, हाँ नहर भी, जो मन है सब, समुद्र, नदी, सब लिख लो, ठीक है। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, ठीक है। पोखरों या तालाबों का जल भी वाष्पन के कारण ही सूख जाता है, पोखरों का जल भी वाष्पन के कारण ही सूख जाता है, यानी कि लेक का जो वाटर है वो इवापोरेशन के कारण ही सूख जाता है, ठीक है। ठीक है, किसी भी लिक्विड का, किसी भी द्रव का जो वाष्पन हो रहा है, जो इवेपोरेशन हो रहा है, उसका टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होगा? टेम्परेचर और इवापोरेशन यानी कि वाष्पन में क्या वो है? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन बढ़ेगा कि घटेगा? अगर जो लिक्विड है, द्रव है, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो वाष्पन है यानी कि उसका इवेपोरेशन है वो क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। सबको समझ में आ रहा है? अगर तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन यानी वाष्पन का रेट है यानी कि इवेपोरेशन का जो दर है वो बढ़ेगा। और मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा कितने, कौन से टेम्परेचर पे होगा उस लिक्विड के? 100 तो वाटर है, कोई और चीज है तो उसका उस पे होगा, लेकिन वो क्या है, उस टेम्परेचर को कौन सा पॉइंट बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर जब मैक्सिमम करके उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दे यानी कि तापमान को उसके क्वथनांक तक पहुंचा दे तो सबसे ज्यादा वाष्पन का दर बढ़ जाएगा। मैक्सिमम जो होगा वो किस पे होगा? तुम्हारे बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। उससे ज्यादा भी बढ़ाओ तो उसी रेट से होगा, ठीक है। तो इसमें लिख लो, 2 पॉइंट लिख लेना। पहला पॉइंट लिखो, द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर में वृद्धि होती है। द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर में वृद्धि होती है। फुल स्टॉप। इसी में लिखो, किसी द्रव के वाष्पन की दर, किसी द्रव के वाष्पन की दर उसके क्या सबसे अधिक किस पे होगा? उसके बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक पर अधिकतम होती है। किसी द्रव के वाष्पन की दर उसके क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर अधिकतम होती है। समझ में आ रहा है इंग्लिश में? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड का वैसे वैसे इवापोरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज करते जाएगा और इवापोरेशन का रेट जो है मैक्सिमम होगा तुम्हारे बॉइलिंग पॉइंट पर। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और लिखो, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होगा? अगर वाटर एयर जो है वो ज्यादा ह्यूमिड है तो वाष्पन का दर क्या होगा? सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है हम तापमान जो है सेम रख लिए, और जो ह्यूमिडिटी है यानी कि आर्द्रता जो है एक जगह ज्यादा है और एक जगह कम है, तो किस में ज्यादा इवेपोरेशन होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? क्या हम बोल रहे हैं कि तापमान जो है बराबर है, 2 जगह है, मान लो यहां पे पकड़ लो, लहरिया सराय पकड़ लो और दोनार पकड़ लो, दोनों जगह तापमान बराबर है,
लेकिन आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी जो है वो दोनार में ज्यादा है और लहरियासराय में कम है। मतलब एक जगह जो ह्यूमिडिटी है वो आर्द्रता जो है वो ज्यादा है और दूसरे जगह आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी वो कम है। तो कहां पे इवेपोरेशन यानी वाष्पन का दर अधिक कहां पे होगा? जहां दोनार में होगा जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है, या लहरियासराय में होगा जहां ह्यूमिडिटी कम है? जहां कम है, मतलब लहरियासराय में कम है तो वहां वाष्पन का दर क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब आर्द्रता जैसे जैसे घटेगा, सेम तापमान पे आर्द्रता जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे जो वाष्पन है वो बढ़ेगा। मतलब कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी घटेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन जो है वो बढ़ेगा। इसका कोई रीजन बता सकते हो? उल्टा बोल रहे हो, सही। ह्यूमिडिटी जब बढ़ता है तो एयर में जो पानी का कैपेसिटी है वो ज्यादा रहता है, पानी ज्यादा रहता है, तो उसका पानी लेने का कैपेसिटी यानी कि वेपर लेने का कैपेसिटी कम हो जाता है। और अगर कम ह्यूमिडिटी, जैसे कि ये ड्राई है, अगर एयर ड्राई है तो उसका पानी लेने का कैपेसिटी यानी कि वेपर लेने का कैपेसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए ह्यूमिडिटी अगर मानी कि आर्द्रता अगर कम होगा तो उसका रेट जो है वेपराइजेशन का ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए ह्यूमिड जो पसीना वाला जो समय रहता है उस समय कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। भले गर्मी पड़ रहा है लेकिन कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है जब हवा में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है। ठीक है, तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। जो पहला पॉइंट ये लिखवाया था तापमान वाला, दूसरा पॉइंट में लिखना वायु की आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, इंग्लिश में ह्यूमिडिटी। वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है, वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है, कॉमा, तो वाष्पन की दर क्या होगी? निम्न होगी कि उच्च होगी? उच्च होती है। मीन्स अगर एयर में जो है ह्यूमिडिटी जो है वो लेस है तो जो तुम्हारा इवापोरेशन का रेट है वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, वायु में आर्द्रता जब निम्न होती है, कॉमा, तो वाष्पन की दर उच्च होती है और जल अत्यंत शीघ्र वाष्पित होता है, और जल अत्यंत शीघ्र वाष्पित होता है। मीन्स इवापोरेशन का रेट फास्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब इवापोरेशन का रेट फास्टर हो जाता है। ठीक है, कॉमा, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब सबको पता है ना, इसका मतलब जस्ट उल्टा। अगर आर्द्रता, वायु में आर्द्रता का जल दर जो है वो ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है, तो वाष्पन का दर जो है वो कम हो जाएगा। जस्ट उसका उल्टा, वाइस वर्सा मीन्स। हाँ, अत्यंत शीघ्र, हाँ, वाष्पित होती है, मीन्स की फास्ट इवेपोरेशन होता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं, यहां का क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू किए, हम लोग गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट से क्लास शुरू किया। लेटेंट हीट एक ऐसा हीट है जिसको देने या निकालने से उसके किसी भी वस्तु के स्टेट में, उस यानी कि उसकी भौतिकी अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट में परिवर्तन होता है, लेकिन तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए 0 डिग्री सी पे बर्फ भी होता है और 0 डिग्री सी में पानी भी होता है। 0 डिग्री सी बर्फ और पानी में यह फर्क है कि 0 डिग्री सी बर्फ में अगर हम गुप्त ऊष्मा देंगे तो वो 0 डिग्री सी पानी का पानी बन जाएगा, लेकिन तापमान दोनों का 0 डिग्री सी ही होता है। किसी भी चीज पे अगर तापमान देने तो सॉरी ऊष्मा देने तो उसका तापमान क्या होना चाहिए? एक मिनट, क्लास नहीं खत्म हुआ है, पीछे जो डिस्कशन कर रहे हैं इधर डिस्कस कर लो मेरे साथ। किसी भी चीज में अगर हम ऊष्मा दे रहे हैं तो उसका तापमान क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन गुप्त ऊष्मा एक ऐसा ऊष्मा है जो देने से तापमान नहीं बढ़ता है, रैदर उसका क्या होता है? उसकी अवस्था बदलती है। वही 0 डिग्री सी बर्फ जो है वो पानी बढ़ जाता है गुप्त ऊष्मा लेके, और गुप्त ऊष्मा छोड़ने से वो पानी जो है वो
बर्फ बन जाता है। इसी से मिलता जुलता एक शीतलन वाला बात बोले थे कि भाई बर्फ ज्यादा ठंडा क्यों कर रहा है चीजों को अपने आसपास, क्योंकि वो ऊष्मा लेके पहले पानी बन रहा है, उसके बाद वो कर रहा है। कोई भी चीज ठंडा कैसे करता है, मान लो कोई गर्म है, उसको मान लो कोई चीज हल्का गर्म है, उसको ठंडे चीज पे रखते हो तो क्या होता है, दोनों में हीट ट्रांसफर होता है, क्या गर्म से जो है वो ठंडे में ऊष्मा जाता है। लेकिन जब बर्फ है तो पहले तो वो ऊष्मा लेके अपने अवस्था को बदलेगा और उसके बाद चीजों को ठंडा करेगा। इसीलिए 0 डिग्री सी बर्फ और 0 डिग्री सी पानी में 0 डिग्री सी बर्फ जो होता है वो ज्यादा ठंडा करता है। ठीक है, दोनों का हम लोग वैल्यू देखे। उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट हम लोग वेपर में गए कि पानी में जब गुप्त ऊष्मा डालेंगे 100 डिग्री सी पानी पे तो वो 100 डिग्री सी का स्टीम बन जाएगा। वैल्यू पहले वाले का कितना था, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, या अगर कैलोरी में दिया हुआ तो 80 कैलोरी पर ग्राम। कन्वर्जन अपना कर लेना, कुछ न्यूमेरिकल हम करवा लेंगे। मान लो केजी में दिया हो लेकिन कैलोरी में दिया हो, यूनिट जो है तुम्हारा हीट का यूनिट जो है वो कैलोरी में हो ऊष्मा का, और जो मास है वो केजी में दिया हुआ है, तो इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लो और तब कर लो। समझ गए ना? ठीक है। सिमिलरली वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना था मेरा, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, या कैलोरी में था 540 कैलोरी पर ग्राम। ये जो चारों बताए हम, ये चारों याद रख लेना। ठीक है, न्यूमेरिकल में दिया नहीं रहता है। न्यूमेरिकल अगर पूछता है तुमसे कि भाई इसका हम करवाएंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो जब वो पूछेगा तो वहां दिया नहीं रहेगा कि भाई लेटेंट हीट इतना होता है, वो सिंपल न्यूमेरिकल पूछेगा। तो लेटेंट हीट ये चारों वैल्यू जो है याद रखना है तुमको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े सब्लिमेशन पढ़े, जिसमें सिंपल सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट या गैसियस टू सॉलिड में डायरेक्ट, यहां बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आता है, इसी को हम लोग सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन बोल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़े इवापोरेशन यानी कि वाष्पन। इसमें क्या हम लोग बोले थे कि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक पे ही जनरली हम लोग बोल रहे हैं कि वो अपना स्टेट बदल रहा है लिक्विड से वो, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में तो नहीं होता। रियल लाइफ में तो नॉर्मल स्टेट पे भी पानी सूखता है ना भाई, तालाब का पानी सूखता है, तुम कपड़ा पसारते हो तो वो सूखता है, मतलब पानी वाष्पित हो रहा है। तो रूम टेम्परेचर मतलब अपने क्वथनांक के नीचे जब वाष्पन हो रहा है तो उसको हम लोग इवेपोरेशन या हम लोग उसको वाष्पन बोल रहे हैं। ठीक है, क्वथनांक के नीचे अगर मेरा सॉलिड लिक्विड से गैसियस स्टेट में हो रहा है तो उसको हम लोग वाष्पन या इवेपोरेशन बोल रहे हैं। उसके बाद दो फैक्टर पे उसमें हम लोग देखे कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पन की दर क्या होगी, इवेपोरेशन की दर बढ़ेगी, और जैसे जैसे एयर का जो ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पन का दर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहां तक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कोई डाउट हो तो हम यहीं पे पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग डील करेंगे और क्वेश्चंस डील करेंगे कुछ। ठीक है, थैंक यू।